देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने टीचिंग के लेवल्स देख रहे थे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। और उसमें हम लोगों ने टीचिंग्स के लेवल में मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग देखा था, जो कि बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पर टीचिंग का मेथड है ना। जैसे LKG, UKG और फिर उसके बाद प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल लेवल तक यही मेथड यूज किया जाता है। और इसको प्रमोट करने वाले जो इसको प्रमोट करने वाले जो फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, हेबर्ट या हर्बर्ट उनका नाम था। ठीक है, हेबर्ट या हर्बर्ट ने इसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को आगे बढ़ाया, है ना। अब इसमें नेक्स्ट इससे, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इससे जो नेक्स्ट लेवल की टीचिंग का है, या नेक्स्ट लेवल का जो टीचिंग की कॉन्सेप्ट है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग करेंगे। तो आप हेडिंग आप डाल लीजिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, है ना। तो आप हेडिंग डालिए इसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये हिंदी में अंग्रेजी में ये लगभग सेम रहेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आना। देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब है कि जहां पर हम लोग पढ़ाते हुए या शिक्षण करते हुए कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें लर्नर की। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में दो तीन चीजें होती हैं। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, तो फिर उसकी समझने की क्षमता क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है, समझने की क्षमता में थोड़ा चेंज आ जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। हम लोग लर्नर्स साइकोलॉजी में पढ़ेंगे इसे आगे, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में। बच्चे की जो साइकोलॉजी है, सीखने की जो क्षमता है, वो अलग होती है। वो बहुत ज्यादा चीजों को में संबंध आपस में नहीं स्थापित कर सकता, बच्चा छोटा, है ना। जैसे उसको बताया गया कि ये मम्मी है, ये पापा है, तो वो मम्मी और पापा का चेहरा जानेगा, मतलब क्या है मम्मी और पापा का वो ये नहीं जानता। इसी तरीके से जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, उसमें कुछ बेसिक बातें ही, जैसे उसमें फैक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए रोट लर्निंग को उसमें शामिल करते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चा बड़ा हुआ, अब उसको उसकी समझ बढ़ गई, तो फिर उसको सिखाने का या उसके सीखने का जो तरीका है वो भी चेंज होगा। जैसे इसमें वो न केवल फैक्ट, बल्कि फैक्टों के बीच में इंटर रिलेशन बनाना भी सीख जाता है। इंटर रिलेशन बनाना सीखने लगता है। यानी तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, ये तो वो जानेगा ही। जैसे मम्मी पापा, है ना, मम्मी ये पापा, लेकिन मम्मी पापा ये क्यों है, वो ये जानने का प्रयास भी करेगा, या मम्मी और पापा का मतलब क्या होता है वो ये जानने का प्रयास भी करेगा। तो फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जो सीखने वाले हैं, वो सिद्धांत और तथ्य दोनों के बीच में अंतर संबंध बनाना सीखते हैं। सिद्धांतों को वो सीखते हैं, थ्योरी को भी सीखते हैं, और तथ्यों से या फैक्ट से उसको वो मजबूत करने का काम करते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में तो केवल फैक्टों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में प्रिंसिपल्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, फैक्ट के साथ साथ। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब ये कहाँ यूज होती है बेसिकली। तो हम लोग 8वीं क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक इसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग हम लोग देख सकते हैं, है ना।
हालांकि ग्रेजुएशन तक भी देख सकते हैं, लेकिन 12वीं तक तो ये साफ दिखती ही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। क्योंकि यहाँ हम लोग सिद्धांतों को भी पढ़ते हैं विषयों के, और सिद्धांतों के साथ साथ तथ्यों को भी जोड़कर सिद्धांतों से पढ़ते हैं। जैसे मैथमेटिक्स की फॉर्मूलाज को देखेंगे और फिर बाद में उन्हें एप्लीकेशन के रूप में भी लाने की कोशिश करेंगे। साइंस के फॉर्मूलाज को भी देखेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, और उनको बाद में उपयोग भी करेंगे। या फिर ह्यूमैनिटीज में कुछ कॉन्सेप्ट होंगी और उन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उनके बेसिक एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसको प्रोपाउंड किया एच.सी. मॉरिसन। एच.सी. मॉरिसन नामक एक एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रोपाउंड करने का काम किया, यानी वो इसको आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने। क्लियर है ये मेरी बात? आप लोगों को समझ में आई अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को में क्या होता है? बाकी लोग बताओ। देखो, जहां मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में केवल फैक्ट की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, वहां अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में हम फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रिंसिपल प्लस फैक्ट दोनों शामिल होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। ये बेसिक बात है। किसने प्रोपाउंड किया? तो एच.सी. मॉरिसन ने किया। नेक्स्ट पॉइंट से देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग केवल उन लर्नर्स को दी जा सकती है जिनका कॉग्निटिव लेवल थोड़ा सा हाई हो। कॉग्निटिव माने संज्ञानात्मक पक्ष। जैसे बच्चे का कॉग्निटिव लेवल शुरुआती स्तर पर उतना ठीक नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि वो चीजों को केवल देख सकता है, लेकिन उनके बीच अंतर संबंध स्थापित नहीं कर पाता। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ये कहती है कि जो लर्नर है वो हायर लेवल पर उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी होनी चाहिए, कॉग्निटिव जो उसकी एबिलिटीज हैं वो थोड़ी डेवलप्ड हो। तो इसमें अगले पॉइंट ये बात क्लियर हुई, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, किन को दी जा सकती है। ये दो बातें इसमें हम लोगों ने देखी। आगे चलें। नेक्स्ट है ना, इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, है ना। देखो, कुछ 7-8 तरीके के इसके एलिमेंट्स हैं कंप्लीट लेवल पर, जिसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को रखा जा सकता है। ये एलिमेंट्स हमने पीछे भी देखे। जैसे एग्जांपल देखो, या तो कुछ सीखा जाए या कुछ सिखाया जाए, दोनों ही बातों का एक ऑब्जेक्टिव होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? पीछे हमने देखा ना, उद्देश्य होगा कुछ, दूसरी चीज उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने क्यूरिकुलम देखा था, पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ था। तो फिर एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक क्यूरिकुलम होगा, है ना, और क्यूरिकुलम में सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में एक तो कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और उस ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए एक पाठ्यक्रम होगा, एक करिकुलम होगा, उसमें सब्जेक्ट होंगे। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, देखो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है और पढ़ाने का भी एक तरीका होता है। तो फिर तीसरे लेवल पर मेथड्स आ जाएंगे जो कि यूज किए जाते हैं। अब चौथे नंबर पर, अब ये बाकी के जो नंबर हैं इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन हाँ इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे क्लासरूम का क्लाइमेट कैसा है, जहां सिखाया जा रहा है उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, जैसे एनकरेजिंग है या नहीं है, या केवल डंडे से कार्रवाई होती है। फिर जो टीचर है सिखाने वाला,
अब ये भी क्लासरूम क्लाइमेट में आएगा। उसकी नेचर कैसी है, क्या वो मोटिवेशन या मोटिवेशनल लेक्चर्स इन सबको इंक्लूड करके लर्निंग के लेवल पर बच्चों को प्रोत्साहित करता रहता है या नहीं करता रहता? अगर करता है तो बड़ी अच्छी बात है, इससे लर्निंग का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और अगर नहीं करता तो ये ठीक नहीं है। टीचिंग इक्विपमेंट कौन कौन से यूज करता है? बोर्ड यूज करता है, कोई पेन पेंसिल यूज करता है, या और भी कुछ हो सकता है जो यूज करता हो, चार्ट, मॉडल्स, है ना, पिक्चर्स। फिर इसके बाद जो सिखाया गया बच्चों को, उसका मूल्यांकन होना जरूरी है, तो इवेल्युएशन भी होता है उसका, है ना। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के। ठीक है, देखो इस अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के हमने दो ऑब्जेक्टिव देखे। एक ऑब्जेक्टिव तो ये था कि तथ्यों को समझें और उनके बीच में उनको समझ के एक एक इन्फरेंस निकालने की कोशिश करें, है ना, मतलब निकालने की कोशिश करें। और एक दूसरा हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ये देखा कि इसका एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि फिर जो हमने सीखा उसको प्रैक्टिस में भी लेके आए, यानी प्रैक्टिकल करके देखें चीजों के बारे में। जैसे आपने कुछ एनवायरनमेंट के कुछ सिद्धांत सीखे, तो फिर किसी ऐसी जगह पर जाके जहां उन एनवायरनमेंट के सिद्धांत को, जैसे आपने क्लास में पढ़ा, पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ा या पॉन्ड इकोलॉजी पढ़ी, तो किसी तालाब पे जाके आप उसे एनालिसिस करिए। तो कहने का मेरा मतलब है, एक तो है इसमें हम लोग एप्लीकेशंस को सीखते हैं, सॉरी, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, और फिर कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसे अप्लाई करने के तौर तरीके या उसको एप्लीकेशन के लेवल पर भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यानी इसमें फिर वही बात, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों शामिल होती है कि, तथा यह भी है कि उन निकाले गए उन निकाले गए अर्थों के पीछे छिपे सिद्धांतों को भी समझें। निकाले गए अर्थों के पीछे छिपे सिद्धांतों को भी समझें। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये सीखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनता है, तो फिर कैसे बनता है इस बारे में भी सीखा जाए, उस पूरी प्रक्रिया को देखा जाए और फिर करके देखा जाए प्रक्रिया को लेबोरेटरी में या जहां भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक ये ऑब्जेक्टिव है। फिर वही चीज, सामान्य तौर पर तथ्यों को समझना, तथ्यों को समझने की क्षमता का विकास करना, विश्लेषण करना, उसका मतलब निकालना, और फिर जो उसके पीछे छिपे हुए सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को भी समझ के लागू करने की क्षमता विकसित करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का। इसीलिए आप 11वीं 12वीं में देखते हो कि बच्चे न केवल फॉर्मूला सीखते हैं, उनके पीछे छिपे हुए सिद्धांतों को सीखते हैं, बल्कि प्रयोगशालाओं में, लैबोरेटरीज में उनको जाके देखते भी हैं। और ह्यूमैनिटीज के विषय में प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसीलिए आजकल आप देखो कि खूब प्रैक्टिकल बढ़ रहे हैं ह्यूमैनिटीज के विषय में। पहले नहीं होते थे ये प्रैक्टिकल्स, साइंस में ही होते थे केवल, लेकिन अब ह्यूमैनिटीज के विषय में भी है। इसीलिए अब इसमें देखो, सब्जेक्ट का, अब इसका जो क्यूरिकुलम है वो थोड़ा वाइड होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में सीखने का लेवल बढ़ गया, तो फिर जो सब्जेक्ट है या क्यूरिकुलम है वो भी थोड़ा वाइड मिलेगा, है ना। तो आप इसमें अगले, है ना, देखो जब बच्चा 8 या 10 साल का होता है ना, तो वो सोशलाइजेशन का उसका पैटर्न शुरू होता है, वो सोशलाइज होना शुरू हो जाता है। और इस सोशलाइजेशन के पैटर्न में अगर आप थोड़ा साइकोलॉजिकली देखें, तो अपनी आइडेंटिटी बनाने लगता है वो।
जैसे उसकी पहचान ये है कि अगर आप 8-10 साल के बच्चे को किसी के सामने अगर डांट दो तो वो नाराज हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा। अब वो क्यों? क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी डेवलप हो रही है, अब वो एक अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर चुका है। लड़कियों जो फीमेल होती है वो इस मामले में अपनी आइडेंटिटी थोड़ा पहले विकसित कर चुकी होती हैं। उनमें आइडेंटिटी लेवल की जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा पहले आ जाती है, मेल में थोड़ा बाद में आती है, लेकिन उनमें भी विकसित हो जाती है उस समय। समाज को सीखने की कोशिश करने लगते हैं, अपनी पहचान को बना के, अपनी पहचान जो उनको पहचान दी गई होती है, जैसे नाम से संबंधित है ना, परिवार से संबंधित, तो उस पहचान के आधार पे वो फिर आगे समाज को सीखने का प्रयास करते हैं। तो फिर जो सीखते हैं वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, उसको फिर कुछ जो अच्छे लाइफ की सिचुएशंस के साथ उसको ढालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिखना अगले, है ना। अब अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से। देखो, जब अंडरस्टैंडिंग का लेवल इंक्रीज हो गया तो जो टूल्स हैं, जो मेथड्स हैं बच्चों को सिखाने के लिए, वो भी बदलेंगे, वो भी थोड़े डाइवर्स हो जाएंगे। तो एक मेथड तो इसमें यूज होता है लेक्चर मेथड, व्याख्यान प्रक्रिया। जैसे छोटे बच्चों को व्याख्यान प्रक्रिया नहीं आती, छोटे बच्चों को लेक्चर्स नहीं दिए जाते, उनको फॉलो करने के लिए कहा जाता है, आप पढ़ा सुनाइए, 2 दूनी 4, वो बोलेगा 2 दूनी 4, 2 तिये 6, वो बोलेगा 2 तिये 6। ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, जो आप बोल रहे हो जस्ट वो उसको फॉलो करेगा, इसी में वो बार बार स्ट्राइक करेगा और उसको कुछ चीजें रट जाएंगी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जहां थोड़ी विकसित होने लगती है बच्चे की समझ, वहां सबसे पहले उसे लेक्चर दिया जाता है। लेक्चर को वो सुनेगा, जो आप कह रहे हो उसको वो समझने की कोशिश करेगा, और फिर एनालाइज करेगा, फिर वही प्रक्रिया सब शुरू होगी। सुनेगा, याद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब सुनता है तो वो याद हो जाती हैं कुछ चीजें। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के स्तर पे उसकी मेमोरी थोड़ी शार्प रहती है, हो जाती है पहले ही। अब वो जो सुन रहा है उसको याद रखेगा, फिर उसमें से इंफरेंस निकालेगा एनालाइज करके, और फिर फाइनली अपनी एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा, है ना। तो एप्लीकेशन तक को वो समझेगा। अब इसके लिए मेथड कौन सा यूज होता है? तो सबसे बढ़िया है लेक्चर मेथड। तो सबसे, जब टीचर आके लेक्चर देता है क्लास में, तो डिस्कशन होता है या नहीं होता? देखो, डिस्कशन की शुरुआत हो जाती है इस लेवल पे। जैसे मैं कहूंगा कि भाई आपको क्या समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ लो, फिर आप कुछ पूछोगे तो मैं उसको डिस्कस करूंगा आपसे। दैट्स लेवल, केवल इतना ही। तो इसमें डिस्कशन भी होता है, और जब डिस्कशन होता है तो फिर एग्जाम्प्लिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन शामिल होती है, यानी किसी चीज को विस्तार करना और उसकी व्याख्या करना, है ना। तो डिस्कशन, और नेक्स्ट इसमें लिखिए एग्जाम्प्लिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, है ना। एग्जाम्प्लिफिकेशन का मतलब है एग्जाम्पल देके उसको समझाने का प्रयास करना, यानी उदाहरण देके तो लिखना, उदाहरण के अनुरूप व्याख्या एवं विस्तार, है ना। अच्छा, लेक्चर जो होता है वो कितने टाइप का होता है? आप में से कोई बताओ। व्याख्यान आपने देखे होंगे, खैर आपने को तो ये बताया ही, मुझे नहीं लगता किसी ने होगा, लेकिन फिर भी आप ये सोच के बताओ, आपने लेक्चर्स तो सुने होंगे, सुनते आ रहे होंगे। लेक्चर्स में कितने टाइप से टीचर आपको समझाने की कोशिश करता है?
मेथड क्या होता है लेक्चर का, ये बताओ। जैसे आपने कभी देखा, कभी लेक्चर का मेथड क्या होता है? आपने देखा तो है लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं की। देखो, कुछ टीचर ऐसे होते हैं, वो क्लास में आते ही, जैसे नया टॉपिक उन्हें कोई शुरू करना है तो क्लास में आते ही वो सीधा चैप्टर में घुस जाते हैं या उस टॉपिक में घुस जाते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। मतलब वो आपको सीधा हाथी नहीं बताएंगे कि हाथी क्या है, वो ये बताएंगे कि इसकी ये पूंछ है, ये हाथी के कान है, ये हाथी के पैर हैं, ये हाथी का पेट है। टॉपिक एग्जैक्टली क्या है वो ये नहीं बताएंगे, टॉपिक को की व्याख्या करनी शुरू कर देंगे उसको ब्रेक करके। एक टीचर वो होते हैं जो सबसे पहले आके उस पूरे टॉपिक की कॉन्सेप्ट को समझाएंगे सबसे पहले, यानी हाथी को दिखाएंगे पूरे में कि देखो ये हाथी है। फिर उसके बाद वो टॉपिक के अंदर जाएंगे और एक एक चीज को अलग अलग करके दिखाएंगे कि देखो ये हाथी की पूंछ है, ये पैर है। इसे कहते हैं डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड। तो जो मेथड यूज किए जाते हैं लेक्चर में, ये दो ही होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव के अंतर्गत बड़े चीजों को पहले दिखा के और फिर छोटी चीजों को दिखाया जाता है तोड़ के। इंडक्टिव के अंतर्गत पहले छोटी चीजों को दिखा के फिर बड़ी चीज को दिखाते हैं कि ये है। इसमें सबसे अच्छा होता है डिडक्टिव मेथड। सबसे पहली कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए पूरी बच्चे के सामने उस टॉपिक की, और फिर उसके बाद में उसको छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ के समझाइए। तो आप लिखना इसमें, लेक्चर मेथड में डिस्कशन हो गया, एग्जाम्प्लिफिकेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन, और लास्ट लिखिए इसमें डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, है ना, ये उपयोग किए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? अब इसमें नेक्स्ट आप देखना, ये बताओ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्लासरूम की क्लाइमेट कैसी होती है? हाईली डिसिप्लिनरी होती है या थोड़ी सी लाइट होती है या एनकरेजिंग वाली होती है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हाईली डिसिप्लिनरी होती है। सबसे पहले आते ही टीचर जोर से बोलेगी बात मत करो, है ना, बच्चों से। छोटे बच्चों से वो बेचारे डर जाते हैं, क्योंकि अब अगर वो थोड़ा सा अगर वो नेचर में स्टांस उसका थोड़ा हार्ड नहीं होगा तो बच्चा सीखेगा ही नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं आ सकता कभी जीवन में, ये फैक्ट है। तो जो लोग थोड़े, जिन लोगों का थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पे, मतलब बच्चों का ये ज्यादा होता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे जो बच्चे, मतलब शुरुआत में जो बच्चे होते हैं ना, उनका वो विद्रोही प्रकार के होते हैं, वो व्यवस्थाओं में यकीन नहीं करने वाले होते, सिस्टम्स में। तो फिर सबसे पहले उनको ये सिखाया जाता है कि वो सिस्टम्स में यकीन करें। शुरुआत का लेवल यही है, क्योंकि बिना सिस्टम के कोई चीज सीखी नहीं जा सकती। सिस्टम्स में यकीन करना सिखाते हैं। इसीलिए जो शुरुआती क्लास होती हैं उनका एनवायरनमेंट हाईली डिसिप्लिनरी होता है। इसीलिए आप देखो कि शुरुआत में बच्चों को ड्रेस कोड होता है उनका, कि भाई जाना है तो ड्रेस पहन के जाना है। नहाना एक कोड होता है, साफ सफाई की तरफ ध्यान रखना एक कोड होता है, पीटी होती है वो एक कोड होता है, प्रेयर होती है वो एक कोड होता है। दैट इज ऑल एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। लेकिन अगर आप हायर लेवल पर जाओ यूनिवर्सिटीज में, ये नहीं होता, कोई पूछता ही नहीं आप नहा के आ रहे हो नहीं आ रहे, आपने ड्रेस पहनी या नहीं पहनी, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। जो भी विद्यार्थी यहाँ
हायर लेवल पे आया है, वो जो शुरुआती आवश्यकताएं थी जीवन की उनको पूरा कर लिया, अब वो डिसिप्लिन्ड है। वो ये मान के चलते हैं, वो ये मान के नहीं चलते कि वो हाईली अनडिसिप्लिन है इस समय, क्योंकि हायर क्लासेस में तो यही देखते हैं कि वो लोग हाईली अनडिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन तो उनमें होता ही नहीं है। लेकिन मानते ये है कि वो लोग डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि शुरुआत से उन्होंने डिसिप्लिन सीखा है 10, 11, 12 साल। तो फिर अब उनका डिसिप्लिनरी जीवन उनका शुरू हो गया, यानी आ गया अब वो डिसिप्लिन। इसलिए क्लासरूम क्लाइमेट जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में होता है वो दोनों तरीके का होता है, डिसिप्लिनरी भी होता है लेकिन एनकरेजिंग भी होता है। बच्चों को सीखने के लिए एनकरेज करते हैं, है ना, तो थोड़ा सा लाइट होता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में डिसिप्लिनरी होगा और केवल डिसिप्लिनरी होगा, लाइट नहीं होगा, थोड़ा सा हार्श होगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में वो डिसिप्लिनरी और थोड़ा एनकरेजिंग होता है। तो आप, अच्छा, इस समय अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं बच्चों के लिए? अच्छा, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? हाँ, पड़ती है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, यहां भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो, आपने देखा होगा आजकल, वैसे मैंने तो बहुत ज्यादा तो नहीं देखा, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि आजकल जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में ही, मतलब जो प्राइमरी या उससे भी छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, तो उनको जो टीचर्स हैं वो खाने पीने के लिए चीजें रखती हैं, कुछ खेलने के लिए बॉल उनको दे देती हैं अगर वो कुछ काम उन्होंने किया है। तो दैट इज ओनली अ टाइप ऑफ एनकरेजमेंट, जिससे बच्चा उस डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट का हिस्सा बन जाए। क्योंकि बच्चे नहीं तो विद्रोही होते हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तब उसकी जो साइकी डेवलप होती है, देखो बच्चे का जन्म दुख से होता है, बड़ी सीधी सी बात है। यह साइकोलॉजी को फिलॉसफी से जोड़ते हैं। जब दुख से जन्म हुआ है किसी चीज का, तो वो उसको वो एक्सेप्ट वैसे तो करेगा नहीं। जिस जिस फॉर्म में दुख से आया है, तो दुख से आया तो वो विद्रोही ही होगा। इसलिए अगर आप उनको डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट के अंतर्गत नहीं लेके आओगे ना, तो वो बहुत कुछ सीखेंगे नहीं। विद्रोही स्वभाव के होते हैं इसीलिए बच्चे बाई बर्थ। तो अगर उस समय डिसिप्लिन नहीं लेके आया गया, ये तय है, तो फिर वो जीवन भर नहीं सीख पाएंगे, ये भी तय है। शुरुआत में इसलिए डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है जीवन में। तो विद्रोही होते हैं, इसलिए बार बार उनको एनकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है उस डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करने के लिए। आप एनकरेज करिए, क्योंकि उनमें उतनी समझ तो नहीं है कि वो ये समझ पाए कि अनुशासन क्यों जरूरी है। तो फिर एनकरेजमेंट चाहिए, तो मोटिवेशन उनको चाहिए होता है शुरुआती लेवल पर भी और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी। तो आप लिख, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट में, इवेल्युएशन कैसे होगी। तो एक तो यह है कि इवेल्युएशन बिल्कुल प्लान्ड होगी, है ना। प्लान्ड होगी मतलब जैसे जैसे क्यूरिकुलम आगे बढ़ेगा वैसे ही वैसे इवेल्युएशन उनकी की जाएगी, और प्लान्ड वे में की जाएगी। बच्चों को पहले ही बता दिया जाएगा आज आपका टेस्ट होगा, नहीं होगा। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में ये सब नहीं होता, प्लान्ड नहीं होता वहां पर। मतलब जब चाहे वो टीचर बच्चों का टेस्ट ले सकता है, सुन सकता है जो पढ़ाया गया। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग में इवेल्युएशन जो है वो प्लान्ड होती है। तो लिखना इसमें, एट, अब जो टेस्ट होंगे वो दोनों फॉर्म में होते हैं, ओरल भी होते हैं, रिटन भी होते हैं, है ना। जबकि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में केवल रिटन होते हैं, ओरली कम होते हैं। सॉरी, ओरली ज्यादा होते हैं, रिटन कम होते हैं। यहाँ रिटन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ओरल के ऊपर कम, लेकिन होंगे दोनों ही। अगले पॉइंट से, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में ये मुझे बताओ कि टीचर का रोल क्या होता है, मेन होता है या उसका रोल प्रोमिनेंट है, मेन है, या फिर गौण है, साइलेंट है।
अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है या साइलेंट होता है, या प्रोमिनेंट होता है या साइलेंट होता है? साइलेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है। 11वीं 12वीं में आपने क्या देखा? बच्चे थोड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर इंपॉर्टेंट होता है। वही तय करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाना है, क्या करना है, वही सब क्यूरिकुलम वगैरह तय करता है, मतलब क्यूरिकुलम की प्लानिंग तय करता है। तो जो टीचर का रोल है वो प्रोमिनेंट होता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में भी और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में भी। तो लिखना अगले पॉइंट में, द रोल ऑफ टीचर वुड बी प्रोमिनेंट इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। देखो ये जो पेपर आएगा ना आपका, ये इस क्लास डिस्कशन से ज्यादा आएगा, नोट से कम आएगा। तो इस क्लास डिस्कशन को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और आजकल प्रैक्टिकल ज्यादा पूछ रहे हैं बनिस्पत किताबों से। इसीलिए नेट वगैरह जेआरएफ का जो पेपर आ रहा है, एनटीए, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा जा रही है, बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ज्यादा जा रही है, ना कि किताबी बात पर। रोल ऑफ लर्नर, अच्छा जो विद्यार्थी है उसका रोल कैसा होगा? पैसिव होगा या एक्टिव होगा? जैसे रोट लर्निंग में तो पैसिव होता है, टीचर ने जो पढ़ाया, जो सिखाया, वो पढ़ लिया। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में पैसिव ही रहेगा या थोड़ा एक्टिव हो जाएगा? थोड़ा एक्टिव हो जाता है ना। जैसे वो खुद प्रयोग करके देखते हैं, जो पढ़ा उन्होंने, जान के, देख के, है ना। और जो सीखने वाले हैं वो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पर, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीखा जा सके।